नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा को इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। ये याद रखिएगा ना, इसका इंग्लिश में ये कहा जाता है लोकसभा। ये लोक है ना, लोक, लोगों, लोगों यानी जनता, जनता का सदन है ये। याद रखिए, कभी क्वेश्चन आ जाए कि जनता का सदन किसे कहते हैं तो याद रखिए हमेशा लोकसभा को कहते हैं, और इसीलिए इंग्लिश में इसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। तो राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये किसका सदन है? इट्स अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। याद रखिएगा, ये राज्यों का सदन है ना, इसीलिए राज्यसभा। और ये लोगों, आम जनता का सदन है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या? लोकसभा। और आपको इतना तो पता ही है दोस्तों, है ना, कि आर्टिकल 79 हमारा साफ साफ संसद की व्याख्या करता है। संसद की व्याख्या में उसने बताया हुआ है कि संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, और एक होती है भैया राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है ना, कोई भी विधेयक जो है आपका, कोई भी विधेयक यानी कि बिल, इंग्लिश में बिल कहते हैं, हिंदी में विधेयक कहते हैं। आप उसे लोकसभा में भी पहले ला सकते हैं, आप उसे राज्यसभा में भी पहले ला सकते हैं। हाँ, बस वो धन विधेयक अगर हुआ तो वो पहले सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जाएगा और उसके बाद ही वो राज्यसभा में जाएगा। और अगर वो धन विधेयक नहीं है ना, धन विधेयक मतलब 109 आर्टिकल, 109 आर्टिकल जो है ना, ये अपना धन विधेयक के बारे में बताता है। तो इसके तहत जो विधेयक आता है वो धन विधेयक होता है, और वो पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद ही वो राज्यसभा में जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा कोई विधेयक जो है बाकी आप लोकसभा राज्यसभा में ला सकते हैं, बस धन विधेयक को छोड़ करके। लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन, और राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन, है ना। लोकसभा को निम्न सदन यानी कि इंग्लिश में क्या कहोगे आप? लोअर हाउस। और ये राज्यसभा होती है अपर हाउस, ठीक है। ये जो लोकसभा है इसे आप भंग कर सकते हो। भंग करने का मतलब ये होता है कि इसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है ना। लेकिन मालूम है ना आपको, सरकारें बीच में गिर सकती हैं। अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, कोई गठबंधन से हट जाए पीछे, तो ये सरकारें गिर जाती हैं यहाँ पर, है ना। इसको भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यसभा को किसी को भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्योंकि ये भंग हो सकती है लोकसभा, इसीलिए इसे कहते हैं क्या? स्थायी, अस्थायी सदन, टेम्परेरी हाउस है ये, है ना, टेम्परेरी हाउस है। लेकिन राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और इसका जो इसमें जो नेता लोग हैं, हमारे सांसद लोग हैं, वो 6 साल तक होते हैं, 6 साल तक उनका कार्यकाल होता है। क्लियर है दोस्तों। और हर 2 साल में और हर 2 साल में यहाँ पर रिटायरमेंट होते रहते हैं, ये भी आपको पता है दोस्तों। क्लियर है। तो ये कुछ बातें थी, और ये भी मालूम है कि आपको लोकसभा का ग्रीन कारपेट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए याद रखिए, लोकसभा का जो कारपेट है वो ग्रीन है, और राज्यसभा का जो कारपेट है वो रेड है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो, क्योंकि ग्रीन है इसलिए भंग हो सकती है, हाँ भाई लो भंग करो। लेकिन क्योंकि ये रेड है तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई लाल बत्ती है, नहीं, इसे रोका नहीं जा सकता, ये हमेशा चलती रहेगी। समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से कुछ बातें हैं। तो आर्टिकल 79, क्योंकि हम देखिए इस वीडियो में आज हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पर बात करेंगे, क्या क्या कितने सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, वो सारी अपन इसमें बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये तो आपने देखा कि 79 में जो है संसद के बारे में बताया गया है, और उसमें 3 चीज़ें आती हैं। और मैंने आपसे कहा कि विधेयक जो है आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं। दोनों में से ही पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके फिर वो जो बिल आप लाए थे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो एक एक्ट बन जाएगा। एक्ट मतलब कानून, और कानून को ही कहते हैं अधिनियम। याद रखिएगा, एक्ट ही कानून है, कानून ही अधिनियम है, ठीक है। और जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा में रहता है तो उसे बिल कहा जाता है, बिल यानी कि विधेयक कहते हैं। तो ये बहुत क्लियर रहिएगा, कब वो अधिनियम बनता है और कब वो विधेयक रहता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो अधिनियम, एक्ट, कानून बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, हम क्योंकि लोकसभा की बात कर रहे हैं तो आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें साफ साफ लिख दिया गया था कि हमारी जो सीटें होंगी लोकसभा की वो होंगी 552, लेकिन आज हमें देखने को मिलता है कि ये है 545। अब ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ POK ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पर हमारी 7 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों। और आपको मालूम है ना कि वहाँ पर से जब तक वो सेना पीछे नहीं हटेगी पाकिस्तान की, क्योंकि UNO का जो एग्रीमेंट है ना, UNO के एग्रीमेंट के हिसाब से यही नियम है कि पहले पाक की सेनाएं वहाँ से पीछे हटेंगी, फिर हिंदुस्तान की सेनाएं पीछे हटेंगी, और तब जाकर के वहाँ जनमत संग्रह होगा, और फिर मालूम चलेगा कि वो पाकिस्तान जाएगा कि हिंदुस्तान जाएगा। समझ पा रहे दोस्तों, है ना। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने यहाँ पर आकर के इसे घेर के रखा है, तो इन्हें यहाँ से हटना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारी 7 लोकसभा सीटें आती हैं, तो वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम उस पर चुनाव नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए हम सिर्फ कितने पे चुनाव करवा पाते हैं? 545। और यही कारण है कि आज आप सिर्फ 545 देख रहे हो, है ना। अब आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर जो है 2 हिस्सों में अभी से कर दिया गया है। अभी राज्य नहीं रहा है, केंद्र शासित हो गए हैं। पहले हमारे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब हमारे पास 9 हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर, है ना, आपको मालूम है कि दिल्ली और पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी और दिल्ली दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन दिल्ली, पुदुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें राज्यसभा आती है, सॉरी, जिनमें विधानसभा आती है ना। इनमें विधानसभा वाला ये केंद्र शासित प्रदेश है।
और जम्मू कश्मीर जो अभी बना है ये भी दिल्ली और पुदुचेरी की तरह ही विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो अब हमारे पास अगर 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो इनमें से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें की विधानसभा है, तो ये नोट करके कहीं रख लीजिएगा। 3 विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। और बाकी के जो 6 बचे हुए वो किस में आएंगे भैया, वो सिर्फ नॉर्मल केंद्र शासित प्रदेश है, यानी उनमें विधानसभा नहीं है। ये क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि 552 थे, तो 552 को आप 3 हिस्सों में तोड़ दीजिए, एक 530, एक 20 और एक 2। ये 530 क्या है दोस्तों, जब आप आर्टिकल 81 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 81 में आपको 2 चीज़ों का वर्णन मिलेगा, 530 का भी और ये 20 का भी। तो 530 क्या है, आर्टिकल 81 ये कहता है कि लोकसभा के 530 जो सदस्य हैं, है ना, आप इन्हें सांसद कह लो, 530 जो सदस्य हैं ये भारत के विभिन्न राज्यों से चुन करके आएंगे, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जैसे कि आप विधानसभा में विधानसभा में जब मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट देते हैं तो ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और जब आप लोकसभा में, है ना, क्या कहना चाहिए, जब वोट देते हैं तब भी ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो विधानसभा और लोकसभा के बस ऐसे चुनाव होते हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्शन में आते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आर्टिकल 81 ने कहा कि लोकसभा के विभिन्न राज्यों से, ये देखिए ये राज्यों से आएंगे, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 20 है, आर्टिकल 81 क्या कहते हैं इनके बारे में, कि ये केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, है ना, केंद्र शासित प्रदेश से 20 आने हैं सांसद चुन के, और राज्यों से, विभिन्न राज्यों से भारत के 530 आने हैं। ये 2 क्या है दोस्तों, ये लिखा हुआ है अकेला आर्टिकल 331 में। मैंने राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत मैंने आपको समझाई थी ये बात। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, है ना, चुनाव होकर के एक पार्टी आ गई, बहुमत में आ गई, सरकार बन गई। अब राष्ट्रपति का ये काम है कि वो ये चेक करे कि जो पार्टी जीत करके आई है क्या उसमें एंग्लो इंडियन जीत के आया है ना, क्या एंग्लो इंडियन जीत के आया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो कई लोग और कई किताबें ने तो सीधे लिख दिया कि ये नियम ही है। दोस्तों देखिए, ये कोई नियम नहीं है ना, ये क्या नियम है पहले इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति कब नियुक्त करते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि मैंने बताया हुआ है दोस्तों, राष्ट्रपति का वीडियो देखिए, है ना, मैंने पूरे राष्ट्रपति को कवर किया है, उसमें अच्छे से एक एक डिटेल बताई हुई है, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए उसे बनाया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अभी वापस आते हैं, मैं आपको हल्की सी एक झलक दे देता हूँ इसमें कि क्या मैंने वहाँ बताया था। देखिए, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में, है ना, लोकसभा में वो 2 एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत करते हैं। लेकिन कब मनोनीत करते हैं, क्या हर बार मनोनीत करते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये देखिए, जब भी कोई पार्टी आई, अगर उसमें कोई भी एंग्लो इंडियन चुनाव लड़ करके जीत करके नहीं आया, ऐसा राष्ट्रपति को समझ में आया, तो वो क्या करेंगे कि 2 एंग्लो इंडियन, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व ताकि कम ना हो, उनका प्रतिनिधित्व कम ना हो, इसलिए वो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर देंगे, है ना, ये समझ गए आप। लेकिन मान लो कि अगर चुन करके आ गए, यानी चुनाव लड़ करके कोई एंग्लो इंडियन पहुंच जाएगा, तो फिर वो मनोनीत नहीं करेंगे, समझ गया ना। तो ये कोई नियम नहीं है राष्ट्रपति का कि मनोनीत करना ही है। वो देखते हैं कि अगर वो जीत के आ चुका है उस पार्टी में, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पार्टी है उसमें 2 एंग्लो इंडियन हो, तो क्या राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि उनके में एंग्लो इंडियन नहीं है इसलिए उनको मनोनीत करना पड़ गया। बात समझ में आई दोस्तों, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कब मनोनीत करते हैं, है ना। मान लीजिए कि अगर 1 एंग्लो इंडियन आ जाता है तो फिर वो कितनों को मनोनीत करेंगे? सिर्फ 1 को मनोनीत करेंगे। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ? आर्टिकल 331 कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे, लेकिन तब जब जो सरकार बनी है या जो संसद जीत कर जो लोकसभा में आए हैं चुन करके, उनमें अगर एंग्लो इंडियन नहीं है तो 2 को वो मनोनीत कर देंगे। ये बात क्लियर होगी दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों 552 होते हैं ना, अब आप जब जोड़ेंगे तो ठीक है। तो याद रखिएगा कि 530 और 20 ये आर्टिकल 81 में है, और ये 2 एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 में है। इन सबको मिला दो तो 552 होते हैं, लेकिन है हमारे पास एक्चुअल में 545। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, लोकसभा को बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, तो ये मैंने सीधे ही लिख दिया ताकि आपको याद रहे। एक तो कहा जाता है उन्हें लोगों की सभा, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल। एक कहा जाता है उसे प्रथम हाउस, निम्न हाउस, तो मैंने आपको बता ही दिया कि लोअर हाउस कहते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भावनाओं का सदन किसे कहा जाता है, तो वो भी लोकसभा है दोस्तों। तो प्रथम हाउस भी लोकसभा है, लोगों की सभा भी लोकसभा ही है, निम्न सदन भी लोकसभा ही है, और भावनाओं का सदन यानी कि हाउस ऑफ द सेंटिमेंट्स, ये भी कौन है? लोकसभा ही है। अब देखिए, आप प्रथम हाउस मान लोगे, हाँ सर ये फर्स्ट हाउस हो सकता है, निम्न सदन तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। और ये लोगों की सभा क्यों कहते हैं इसे, है
है ना। इसमें आखिर ऐसा क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, इसलिए ऐसा कहा जाता है, क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो एक आम चुनाव होता है, ये तो आपको पता ही है ना। लोकसभा का चुनाव एक आम चुनाव होता है, याद रखिएगा। तो क्योंकि आम चुनाव है तो आम आदमी दे रहा है, समझ गए, आम आदमी यानी कि जनता यानी कि लोग, तो इसीलिए इसे लोगों की सभा कहते हैं, है ना, क्योंकि आम जनता द्वारा इसमें सभी लोग चुन के आते हैं। अब जो आम जनता जो वोट दे रही, कभी कभी आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर वो कौन होते हैं, तो याद रखिए 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है वो लोकसभा के चुनाव में भाग मतलब मत दे सकता है। पहले ये उम्र 21 रखी गई थी, फिर बाद में एक संविधान संशोधन किया गया जिसे 61वां संविधान संशोधन कहते हैं, और उम्र को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, तो है ना, और एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आएगा कि सर ये भावनाओं का सदन क्यों कहते हैं इसे। देखिए, भावनाओं का सदन कैसे मालूम चलेगा, आपने देखा होगा कि लोकसभा में बहुत सारी पार्टी आती हैं, लेकिन सरकार सिर्फ वही बनाती है जिसके पास बहुमत होता है। तो ये बहुमत इसके पास क्यों है, क्योंकि ये वो पार्टी थी, और मालूम है ना लोकसभा में है ये पार्टी बहुमत में, तो इनको कौन लेकर के आया बहुमत में, हम लेकर के आए, आप और मैं, यानी कि आम जनता लेकर के आई है। मतलब ये हमारी भावनाओं से जुड़ पाए, मतलब इन्होंने वो बात कह दी जो हमें सुननी थी, इन्होंने वो वादे किए जो हमें ज़रूरी थे, हमारी ज़रूरत थी, समझ गया। इसीलिए हमने इस पार्टी को बहुमत में दिलाया। जैसे पीएम मोदी जी, आज उनकी पूरी पार्टी बहुमत में है, तो क्यों है बहुमत में, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही होंगी जो पूरी जनता के पक्ष में थी, मैक्सिमम लोगों के, है ना, वो चाहते थे ऐसा ही कुछ हो, इसीलिए तो वो इनको है। तो देख रहे हैं, तो ये हमारी भावनाओं से जुड़ पाए, है ना, अपने वादों के जरिए हमारी भावनाओं से जुड़ पाए, इसीलिए इसे जो है भावनाओं का सदन भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पीएससी वगैरह में बहुत आम होते हैं, पूछ लिया जाता है किसे क्या कहते हैं, और आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो ये है ही है, हेल्प करते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब चलिए कुछ आते हैं कुछ फैक्ट्स पर, अब बात करते हैं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब क्योंकि ये दोस्तों लोकसभा है, आम चुनाव है, तो आपके दिमाग में आएगा सर हमारा पहला भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो देखिए, भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था दोस्तों, वो हुआ था अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952, लगभग 4 महीने में हमने करवाया था पहला आम चुनाव, यानी कि पहला लोकसभा चुनाव था। याद रखिएगा, डेट याद रखिए, अक्टूबर 1951 से 1952। अच्छा देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें बहुत अलग होती हैं। लोकसभा का गठन होना अलग बात है, लोकसभा की बैठक होना अलग बात है। गठन होने का मतलब है कि अब भैया पार्टी जो जीत करके आए हैं वो पार्टी बनाएंगे, वो सरकार बनाएंगे, तो इस तरह की चीज़ों को गठन कहा जाता है। बैठक का मतलब होता है सरकार बन गई, अब भैया आ जाओ मुद्दे लेकर के, ठीक है। तो मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, कब हमारी पहली लोकसभा का गठन हुआ था और कब उसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है दोस्तों। और याद है ना, ये लोकसभा है, और लोकसभा में बैठक करने के लिए आपको स्पीकर चाहिए, स्पीकर यानी कि अध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ याद रखिएगा कि ये पहले आम चुनाव थे और ये था, और अभी जो हमारी चल रही है वो 17वीं लोकसभा है दोस्तों, है ना। प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल, यानी कि ये दूसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री जी का। वो 16वीं लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे, और अभी 17वीं लोकसभा का भी चुनाव वो जीत चुके हैं, और अभी वही चल रही है। 1 साल भी बीत चुका है, ठीक है दोस्तों, और 1 साल का उन्होंने कार्यकाल अपना पेश भी कर दिया है कि ये सब किया है मैंने, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। पहली लोकसभा का गठन, मैंने कहा था ना, पहली लोकसभा की पहली बैठक और उनका गठन कब हुआ। लोकसभा का जो गठन हुआ है ना, वो 17 अप्रैल 1952 हुआ, ठीक है। अप्रैल के बाद आता है मई, ठीक है। तो 13 मई 1952, ये देखिए पहली बैठक होती है, ठीक, 1 महीने बाद, है ना। गठन हो गया 17 अप्रैल को, और 13 मई को पहली बैठक। ये डेट बिल्कुल याद रखिए आप, 1952 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। प्रधानमंत्री आपको मालूम है कौन चुने गए, प्रधानमंत्री चुने गए जवाहरलाल नेहरू साहब, है ना। अब ये देखिए, और इस स्पीकर कौन चुने गए, स्पीकर चुने गए थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है, याद रखिएगा, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर के बारे में आपको मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। लोकसभा का जनक आपसे कभी पूछा जाए तो भी वो जीवी मावलंकर है, और संसद का जनक पूछा जाए तो भी वो जीवी मावलंकर है, लेकिन संविधान का जनक पूछा जाए तो वो BR अम्बेडकर है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत क्लियर रखिएगा, लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर, संसद का जनक जीवी मावलंकर, लेकिन संविधान का जनक BR अम्बेडकर, है ना। अभी तो आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा BR अम्बेडकर जी के बारे में बड़ी खास बात, अभी जब आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल, ठीक है, याद रखिए 17 अप्रैल को हुआ, और पहली बैठक हुई है 13 मई को, है ना। स्पीकर कौन चुने गए, जीवी मावलंकर साहब, अध्यक्ष, इसीलिए उन्हें लोकसभा का जनक भी कहते हैं, संसद का जनक भी कहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं नेहरू जी। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जीवी मावलंकर जी की बात उठी है, क्योंकि देखिए आप सभी ने जब मेरे पहले लेक्चर 2-3 शुरू के 2 लेक्चर में देखा होगा, मैंने आपको संविधान सभा का एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है
है ना। मैं चाहूँगा कि आप उसे देख लें, क्योंकि वहाँ पर अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो ज़्यादा क्लियर होगा उस लेक्चर में, ठीक है। फिर भी मैं एक हिंट देते हुए आपको आगे बढ़ता हूँ। संविधान सभा दोस्तों सभी को पता ही है, क्या क्या नहीं पता होगा आपको, कैबिनेट मिशन सब तो बताया मैंने, ठीक है। देखिए संविधान सभा दोस्तों दो तरह के काम करती थी। संविधान सभा है तो बनी बात है संविधान का निर्माण भी कर रही है, लेकिन क्योंकि ये चुने हुए बंदे हैं, संविधान सभा में जितने भी लोग थे वो चुन चुन करके आए हुए थे अपने अपने क्षेत्रों से, है ना। तो क्योंकि वो चुन के आए थे तो वो संसद का भी तो कार्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। और याद रखिए ये 1947 से जब हम आज़ाद हो गए हैं, 1950 याद है ना, 26 जनवरी 1950 इस समय हमारा संविधान लागू हुआ है। मतलब हमारा भारत कैसे चलेगा वो तो 1950 में लागू हुआ है, और हम 1947 से कैसे चल रहे थे जबकि हम तो आज़ाद हो गए थे। तो उस समय हम चल रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, है ना। 1935 के तहत हमारे यहाँ भारत में नियम चल रहा था, ये 3-2.5 साल जो भी आप देख रहे हो, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया, ठीक है। तो सोचिए ज़रा उस समय संविधान सभा जो है ना, इसीलिए इसे अंतरिम सरकार भी कहते हैं ना, इसे अंतरिम सरकार भी कहते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है, अंतरिम सरकार, है ना। अंतरिम सरकार क्यों कहते हैं दोस्तों, ये मतलब अस्थायी सरकार है भैया, इसके बाद जो है वापस से सब कुछ होगा, चुनाव लड़ा जाएगा, सब कुछ होगा, है ना, जब संविधान लागू हो जाएगा। जब तक लागू नहीं हो रहा तब तक ये अंतरिम सरकार इसे संभाल रही है। ये बात क्लियर होगी। और इसी में आपने देखा होगा दोस्तों, संविधान सभा की मैं बात कर रहा था आपसे। संविधान सभा के दोस्तों दो काम थे, एक तो संविधान निर्माण तो उन्हें करना ही था, और दूसरा वो एक तरफ संसद की बैठक भी चल जाते थे, क्योंकि वो चुने हुए बंदे थे ना, सांसद भी तो हैं, तो संसद में बैठक भी करते थे। यानी ऐसे समझ लो कि 2 शिफ्ट में काम करते थे। सुबह हुई तो संविधान निर्माण करने लगे, भैया अच्छा ये नियम जोड़ लो, ये नियम जोड़ लो, ये नियम जोड़ लो, है ना। मालूम है ना, BR अम्बेडकर साहब ने इसे पूरा बनाया सबके साथ मिल करके, तो नियम जोड़ लिया। और फिर यही लोग सांसद बन करके बैठक करते थे, जैसे कि लोकसभा का बैठक होती है ना, नियम कायदे कानून पे डिस्कशन करना या बात करना, तो ये भी वो करते थे। तो 2 शिफ्ट में काम करते थे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब संविधान सभा हमारी संविधान के निर्माण का काम करती थी, तो उस समय जो अध्यक्ष होते थे वो राजेंद्र प्रसाद साहब होते थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने, है ना। राष्ट्रपति बने, संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो गया तो हमारे राष्ट्रपति बनते हैं वो। और वो ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, संविधान सभा जब निर्माण का काम करती थी संविधान के, तब अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब ये संविधान सभा संसद का काम करती थी तब उसके जो अध्यक्ष थे वो GV मावलंकर होते थे। अब आप बोलेंगे सर GV मावलंकर जी संसद के अध्यक्ष थे, लेकिन सर आपने तो कई बार बताया है कि संसद में 2 चीज़ें आती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और अभी तो हम वही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये कब आता है लोकसभा राज्यसभा, जब संविधान लागू हो जाता है। और मैंने अभी कब की बात करी, जब संविधान लागू नहीं हुआ है ना। संविधान तो अभी बन रहा है, और बन रहा है तो उसका निर्माण भी चल रहा है और बैठक भी चलती थी। तो निर्माण चलते वक्त राजेंद्र प्रसाद जी उसकी अध्यक्षता करते थे, और जब संविधान सभा की बैठक होती थी संसद में तो GV मावलंकर जी उसकी अध्यक्षता करते थे। और क्योंकि जब तक संविधान नहीं बना था तब संसद का मतलब एक ही सदन होता था। जैसे ही संविधान लागू हो गया तो संविधान में हमने लिख दिया कि संसद का मतलब 2 सदन रहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और इसीलिए इसके अध्यक्ष अलग जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, और इसके अध्यक्ष अलग जो कि चुने जाते हैं वहीं लोकसभा के सदस्यों में से। ये बात क्लियर हो रही दोस्तों, है ना। ये तो मैंने आपको बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो जब तक 26 जनवरी 1950 से पहले तक हमारे पास संसद का मतलब 1 सदन था। फिर 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हो गया तो हमारे लिए संसद का मतलब 2 सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। ये बात क्लियर हुई दोस्तों। तो जब हमारे पास एक ही संसद है, मतलब एक ही सदन है, तो एक ही आदमी अध्यक्षता करेगा, वो GV मावलंकर थे। क्लियर हुआ, चलिए बढ़िया। अब देखिए, क्योंकि आपको मैंने बताया 13 मई 1952 याद है ना, पहली बैठक हुई है। तो पहली बैठक जब हुई है दोस्तों, बिल्कुल पहली बैठक हुई है, तो स्पीकर चाहिए, है ना। अब स्पीकर कैसे लाओगे भैया, स्पीकर बैठक तो हुई है, अभी स्पीकर कौन आएगा, कहाँ से आएगा। तो स्पीकर एकदम से तो आएगा नहीं, तो क्या होता है, और खाली सीट तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि स्पीकर को चुनना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है दोस्तों, ऐसे टाइम पे प्रोटेम स्पीकर जो है वो चुना जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर की देखिए, ऐसा कुछ भी इसके बारे में संविधान में कहीं पर भी लिखा नहीं है, ये प्रथा बस चलाई गई है ना, ताकि कार्य जो है वो रुके नहीं, इसका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं होता है। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, ये परंपरा के अनुसार ऐसा है, देखिए ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो परंपरा है वो बता रहा हूँ आपको, है ना। तो कभी आपसे पूछे किस संविधान में किस आर्टिकल में कहीं लिखा प्रोटेम स्पीकर, तो बोले नहीं, कहीं लिखा नहीं, बस प्रथा है। तो किसको बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों प्रथा के हिसाब से उसे बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा जीत करके आया हो चुनाव, जिसे सबसे ज़्यादा जानकारी हो संसद के नियमों की, खूब सारी इधर उधर की चीज़, समझ रहे ना, खूब सारे नियमों की जानकारी हो, भयंकर एजेड हो, एजेड कहना तो ठीक भी नहीं है पर हो भी सकता है ना, जिसके पास ज़्यादा अनुभव होता है, अनुभवी कहिए,
जो ज़्यादा अनुभवी होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। ये अस्थायी अध्यक्ष रहता है। इसका काम सिर्फ इतना रहता है कि ये तब तक के लिए, इसके दो कार्य होते हैं दोस्तों। देखिए, प्रोटेम स्पीकर का एक काम तो ये है कि ये बाकी सदस्यों को जो है संसद के सदस्यों को शपथ दिलाएगा। पहला काम तो ये बाकी सदस्यों को, है ना। और प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिलाएंगे? देखिए, आपको ये लगता होगा, देखिए जितने भी लोग लोकसभा में आए हैं, ये समझ लो जितने भी लोग संसद के सदस्य हैं, है ना, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, इन सभी को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति का है। याद रखिए दोस्तों, है ना, ये सब के सब संसद के सदस्य होने की शपथ खाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो संसद के ही सदस्य तो प्रधानमंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, बस ये विभाग अलग है। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि प्रधानमंत्री अपने पद की कोई अलग से शपथ नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्होंने संसद की सदस्यता की शपथ खा ली है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, है ना। इस तरीके से बस ये याद रखिए। तो इसी तरह से इनमें से कुछ को रक्षा मंत्री बना देंगे, कुछ को गृह मंत्री दे देंगे, कुछ को वित्त मंत्री दे देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रक्षा मंत्री पद की अलग से शपथ खाएं। उन सब ने एक शपथ खाई हुई है संसद के सदस्य होने की, और शपथ दिलाता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि या तो राष्ट्रपति स्वयं ही शपथ दिला सकते हैं, या तो वो चाहें तो अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ये अधिकार दे दें कि भैया तुम अब बाकियों को शपथ दिलाओ। तो इसीलिए प्रोटेम स्पीकर का एक ऐसा पद ऐसा बना लिया गया। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देते हैं, और फिर प्रोटेम स्पीकर जो है राष्ट्रपति के बिहाफ में बाकी सभी सदस्यों को, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। बात समझ में आई दोस्तों मैंने क्या कहा आपसे, है ना। मतलब प्रोटेम स्पीकर को अधिकार किसने दिया हुआ है? राष्ट्रपति ने दिया हुआ है। कार्य किसका है सभी को शपथ दिलाने का? ये राष्ट्रपति का है। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति को थोड़ा सा जो है, क्योंकि वो बड़े अधिकारियों में से है, सर्वोच्च पद है वो हमारा, तो उनके लिए कुछ रियायतें दी गई हैं। वो यही है कि भैया राष्ट्रपति चाहें तो अब किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, और उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उनके बिहाफ में बाकी सदस्यों को जो है क्या कहना चाहिए, शपथ दिला सकता है। तो यही सेम काम राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर आप समझ गए दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर के दो काम होते हैं, ठीक है। पहले तो वो तब तक पद में बना रहेगा, अस्थायी अध्यक्ष है तब तक बना रहेगा जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष ना चुन लिया जाए, और दूसरा काम होता है कि बाकी सभी सदस्यों को वो शपथ दिला रहा होता है, ठीक है दोस्तों। और याद रखिए, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का ही सदस्य होता है ना, लोकसभा का ही सदस्य होता है। और अब देखिए, तो अब इतनी सारी बातें आपने प्रोटेम स्पीकर के बारे में सीखी, तो आखिर मैंने ये इतनी सारी बातें क्यों बताई? तो 13 मई 1952 को जब हमारी पहली बैठक हुई, तो आपको यकीन नहीं होगा, हमारे जो पहले प्रोटेम स्पीकर चुने गए भारत के, वो जीवी मावलंकर साहब हैं। कौन है? जीवी मावलंकर जी को पहला प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। सोचिए जरा, यही थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष सबसे पहले। फिर इन्होंने क्या किया होगा? बाकी सदस्यों को शपथ दिलवाई होगी, ठीक है दोस्तों। और फिर बाद में इन्हें ही स्थायी अध्यक्ष भी चुन लिया गया था, ठीक है दोस्तों, है ना। तो यही थे अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर पहले, और यही, ठीक है। चलिए, तो ये सब मैंने आपको बता के रखा है उसी के बारे में, प्रोटेम स्पीकर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, है ना। आप उसे देख सकते हैं, रोक रोक के पढ़ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब इतनी सारी बातें आपने सीख ली हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जीवी मावलंकर आप नाम सुन रहे हैं, ये एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं दोस्तों जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। सोचिए जरा, यही हमारे पहले प्रोटेम स्पीकर, यानी कि यही हमारे पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं, और यही हमारे पहले स्थायी अध्यक्ष हैं, और यही हमारे पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिनको हटाने के लिए तक प्रस्ताव लाया गया था। वो बात अलग है कि बाद में ये प्रस्ताव निरस्त हो गया, है ना, उसे वो नहीं किया गया। लेकिन और याद रखिए दोस्तों, इनको कभी हटाया नहीं गया है, बस प्रस्ताव लाया गया था। जीवी मावलंकर एक ऐसे उन अध्यक्षों में से हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई है ना। ऐसा और कोई व्यक्ति है जो जीवी मावलंकर के अलावा स्पीकर रहते हुए लोकसभा का मृत्यु को प्राप्त हुआ हो? एक और थे, बाल योगी जी, ठीक है। तो हमारे पास भारत में दो ऐसे स्पीकर्स हैं लोकसभा के जो पद में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, एक जीवी मावलंकर और एक बाल योगी। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ना। अब थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। देखिए, आपको मालूम है कि मूल संविधान में लिखा तो 552 है ना, लेकिन 545 सीटों पे होता है। वो पीओके, आपको रीज़न भी पता हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये पहली लोकसभा सीट थी, तो पहली लोकसभा में तो 545 भी नहीं हो पाए। कितने सीटों पर चुनाव हो पाए थे? 489 सीटों पर हो पाए थे, ठीक है। पहला है दोस्तों, है ना। बहुत सारी वजहें होती हैं कम होने की, आपको मालूम ही ये सारी चीज़ें। तो पहली जो लोकसभा सीट थी, बिल्कुल याद रखिए कि पहली लोकसभा में हमारे पास कितनी सीटों में चुनाव हुआ था। तो याद रखिएगा 489 सीट थी, और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। और यकीन मानिए, देखिए जरा यहाँ पर कितनी सारी सीट थी, 364 सीट थी इनके पास। कभी कभी तो क्वेश्चन अभी भी आया भी था, एक एग्जाम में क्वेश्चन ही आया था कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को कितने वोट मिले थे। तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी भाकपा,
भाकपा मतलब कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और इसको करीब करीब 16 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्या आपको पता है कि ये जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें 489 सीटों पर हुआ, इनमें से 2 महारथी, आप यकीन मानेंगे नहीं, वो चुनाव हार गए, है ना। आपको मालूम है कौन चुनाव हारे? सबसे बड़ा नाम बी.आर. अम्बेडकर, मैंने आपको कहा था ना याद रखने के लिए, बी.आर. अम्बेडकर दोस्तों, जो कि संविधान के जनक हैं, वो चुनाव हार गए। लोकसभा के पहले चुनाव में वो हार गए, वो नहीं पहुंचे संसद। समझ पा रहे दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने बनाया वही हार गए चुनाव। और दूसरे थे आचार्य कृपलानी, ठीक है, इनका भी नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है दोस्तों, दो हस्तियों को याद रखिए, 2 बड़ी हस्तियां जो लोकसभा का चुनाव, पहली लोकसभा का चुनाव हार गए थे। एक बी.आर. अम्बेडकर साहब थे और दूसरे थे आचार्य कृपलानी जी। ठीक है, दूसरी बड़ी पार्टी थी भाकपा, पहली बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, 364 सीट टोटल। पहली लोकसभा में जो सीटों में चुनाव हुए वो 489 थे। ठीक है, ये आंकड़े सारे याद रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा की कुछ विशेष शक्तियों के बारे में। देखिए विशेष शक्तियाँ क्या है, क्योंकि लोकसभा में फोकस कर रहे हैं तो ये विशेष शक्तियाँ देख लीजिए। आप सभी को मालूम है कि लोकसभा में जो है बहुत सारी पार्टियां आती हैं, लेकिन सरकार बनाने का अधिकार उसी को मिलेगा जिसका बहुमत बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है, पर क्योंकि ऐसी परंपरा है। देखिए मैं बहुत क्लियर बातें कर रहा हूँ आपसे, तो जब मैं जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल वही सुनिए, है ना। कहीं पर भी ये लिखा नहीं है दोस्तों, है ना, आर्टिकल में सब घोषित नहीं किया गया है। कुछ किताबें आप ज़रूर पढ़ते हैं, मुझे मालूम है, और किताबों में लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम है ना। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो संविधान में मूल में लिखा है कि नहीं, है ना। उन्होंने क्या किया कि परंपरा और अनुच्छेद दोनों को मिला करके एक पूरी नई किताब छाप दी है। समझ पा रहे दोस्तों? और यही वजह है कि आप जो अटक रहे हैं आजकल आंसर करने में, क्योंकि एक क्लैरिटी नहीं, क्योंकि आजकल की किताबों में उस क्लैरिटी को दिखाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाना नियम में कहीं लिखा नहीं है संविधान में, लेकिन क्योंकि ऐसी परंपरा है इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो भी सरकार बनी है आर्टिकल 75 का 3, है ना, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 ये साफ साफ कहता है कि सरकार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये देखिए लोकसभा की विशेष शक्ति यही है, सरकार कभी भी राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, सरकार हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और ये बात बिल्कुल लिखी हुई है, और ये लिखी हुई है आर्टिकल 75 के 3। क्लियर है दोस्तों, है ना। और यही वजह है दोस्तों कि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाए जाते हैं। लोकसभा में लाए जाते हैं विश्वास और अविश्वास। ये किसके लिए होता है? देखिए अविश्वास लाने का मतलब क्या, मान लो कि प्रधानमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ हैं, क्योंकि उनके पास, है ना, 272 से ऊपर सीटें हैं, है ना, तो अभी वो हैं मतलब बहुमत में, तो हो गए भाई बने प्रधानमंत्री। मान लो इनमें से हट जाएं 30-40 लोग, तो खत्म ना बहुमत, तो इसे कहते हैं अविश्वास लेके आना। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए और कुछ पावर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए दूसरी चीज़ ये होती है लोकसभा से ही जो आती है विशेष शक्तियाँ क्या हैं, जो मंत्री परिषद है। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद के साथ राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तो आखिर इनकी मंत्री परिषद कितनी होगी, है ना। अब आपको मालूम है कि अगर प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के साथ है तो ये सरकार है, और सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और लोकसभा में ही उत्तरदायी है, तो लोकसभा के हिसाब से इनकी सीटें होंगी कि भाई लोकसभा में बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे सांसद होते हैं, लेकिन हम सभी को मंत्री नहीं बनाते हैं, है ना। उनमें से कुछ को मंत्री बनाते हैं, और जिनको मंत्री बनाते हैं वो पीएम के नीचे आ जाते हैं, और इन सबको मिला करके मंत्री का परिषद कह देते हैं, यानी कि मंत्री परिषद कहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि आखिर मंत्री परिषद कितने लोग होंगे। लोकसभा में तो 545 लोग हैं, तो 545 में से कितने, तो ये कहा गया कि लोकसभा का 15% अधिकतम, बस ये अधिकतम लिखा हुआ दोस्तों, मिनिमम नहीं है, अधिकतम 15% ही मंत्री परिषद हो सकती है। समझ गए दोस्तों, है ना, अधिकतम 15%। और किसके? लोकसभा की सीट, यानी कि मान लो 545 है या 552 है ना, जो भी सीट है उसका सिर्फ 15% जो है मंत्री परिषद हो सकती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि विशेष अधिकार दे देता है लोकसभा को ही, है ना, ये ध्यान रखिए। और ये कब किया गया है दोस्तों, ये 15% वाला खेल ये किया गया है दोस्तों आर्टिकल 75 में किया गया है, और 91 संविधान संशोधन, है ना, 91 संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 75 में ये प्रावधान किया गया है। लोकसभा की अगली चीज देखिए दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन का लोकसभा से क्या लेना देना, बहुत संयुक्त अधिवेशन पहले तो आर्टिकल 108 में दिया हुआ है, इसके बारे में बहुत क्लियर कट कर देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो 2 सदन है हमारे पास, एक लोकसभा एक राज्यसभा। मैंने आपसे कहा कि कोई भी बिल जो है वो आप इधर भी ला सकते हो, इधर भी ला सकते हो, कोई भी बिल
ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोकसभा में बिल लेकर के आए, लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा ने उसे पास करने से मना कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि भैया ये तो गतिरोध, मतलब समझिए ना, मनमुटाव आ गया दोनों सदनों के बीच में, और अब ये बिल ऐसा जिसको पास कराना जरूरी है, समझाना जरूरी है। तो जब ऐसा नहीं हो पाता है, दोनों सदनों में बातचीत नहीं हो, तालमेल नहीं हो, तो फिर बीच का रास्ता निकाला जाता है जिसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। देखो लिखा है ना संयुक्त, यानी कि मिला करके दोनों से, यानी लोकसभा से कुछ बंदे उठा लो, राज्यसभा से कुछ बंदे उठा लो, और दोनों को मिला लो भाई, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लोकसभा लगा रहे हैं हम, काम नहीं चल रहा है, काम करते मनमुटाव खत्म करने के लिए लोग कम रखो, लोग कम हो जाएंगे तो बिल पर कम बहस होगी और जल्दी से इसे पास कर लिया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 108 में। ठीक है दोस्तों। तो अब बात है कि जब ये संयुक्त अधिवेशन बनता है लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिए दोस्तों, है ना, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये बात आर्टिकल 108 में नहीं लिखी कि इसे अध्यक्षता कौन करेगा। 108 में बस इतना लिख दिया कि एक संयुक्त अधिवेशन होगी अगर किसी नियम पर या लोकसभा या राज्यसभा में मनमुटाव हो जाता है ना। ये लोकसभा जो है कोई बिल को पास कर दे, या राज्यसभा उसको 6 महीने तक अटका के रख दे, कोई जवाब ही ना दे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है दोस्तों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ये सिर्फ बुलाते हैं। अपन बात कर रहे थे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता के बारे में जानकारी 118 में दी गई है। आर्टिकल 118 उठाइए आप, आर्टिकल 118 का 4 में आप देखेंगे कि लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष करेंगे। बात समझ आई दोस्तों, है ना। मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूं, आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है, तो आपका ये 108 में। कौन बुलाता है, तो आपका ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। किन कारणों से बुलाते हैं? भैया लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में अटक गया, या राज्यसभा में गया और 6 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में मनमुटाव खत्म करने के लिए हम जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अब आप बोलेंगे सर संयुक्त अधिवेशन में फिर अध्यक्षता कौन करता है? तब आप कहिए इसका उल्लेख आर्टिकल 118 में है, और वो साफ कहता है कि संयुक्त अधिवेशन का जो है अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, लोकसभा का स्पीकर, और क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। और अगला है दोस्तों, लोकसभा की अगली पावर को देखो, विशेष शक्ति को देखो, 109 आर्टिकल। मैंने अभी बताया था धन विधेयक है, और मैंने बता भी दिया धन विधेयक सिर्फ सबसे पहले किस में लाया जाता है? लोकसभा में सबसे पहले उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये धन विधेयक की पावर है। ठीक है दोस्तों। अब आपके दिमाग में आएगा सर लोकसभा में ही पहले क्यों करते हैं? और लोकसभा, अभी मैंने इतना अच्छे समझाया आपको, ये जनता का सदन है। और धन विधेयक में जो धन बार बार इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसमें क्या होता है? टैक्स को कैसे कितना बढ़ाया जाए, कितना टैक्स को कम करना है, कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी है, कहाँ पर नया टैक्स लगाना है, कहाँ पर नया टैक्स खत्म करना है ना। तो ये सारी जानकारी, और टैक्स वैक्स किससे जुड़ा हुआ है? टैक्स ये आम जनता से जुड़ा हुआ है। तो ये धन किसका है? आम जनता का है। तो अगर आपको आम जनता का ही धन जो है खर्च करना है, तो आम जनता के सदन से पूछिए। समझ पाए दोस्तों? और यही वजह है कि धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं, धन विधेयक को कहाँ लेकर के आते हैं दोस्तों? लोकसभा में रखा जाता है, और इसके बाद फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, देखिए विधेयक तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, विधेयक तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है, इस बात की पुष्टि कौन करता है? कौन ये बोलता है कि भैया ये धन विधेयक ही है? कौन तय करेगा ये बात? आप करोगे तय, मैं करूंगा, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कौन तय करता है? तो याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इस बात का प्रमाण, इस बात का प्रत्यक्षीकरण कौन करता है, कौन डिसाइड करता है? तो ये हमेशा डिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। और ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 110। ठीक, 109 से 110 पहुंच जाओ। 109 में धन विधेयक है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये 110 में लिखा हुआ है। और ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो लोकसभा खूब चल रही है, समझते जाना धीरे धीरे। अब दोस्तों आखिरी पॉइंट, आर्टिकल 352। सभी को पता है, राष्ट्रपति में मैंने पढ़ा के रखा हुआ है। ये भैया राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है ना। राष्ट्रपति शासन 356 में दिया हुआ है, और वित्तीय आपातकाल 360 में दिया हुआ है। सब पर मैंने बात करी है आपसे, बिल्कुल लाइन से, कहीं कुछ छोड़ा नहीं है। राष्ट्रपति का लेक्चर आप देखेंगे, उसकी आपातकाल शक्तियों के बारे में सब आपको मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल की मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही राष्ट्रपति घोषित करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 माह तक है। 1 माह के बाद उसे संसद में जाना पड़ेगा। संसद में जाने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जाना पड़ेगा, और दोनों से उसे पास होना पड़ेगा, तब जाकर के वो अगले 6 माह तक टिक जाएगा। और फिर 6 माह के बाद अगर आपको उसे टिकाना है तो फिर से 6 माह में, तो हर 6 माह में इसे रिन्यू कराना पड़ता है। ये बात क्लियर हो रही दोस्तों? ये बात तो ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करने के 3 तरीके मैंने वहां बताए। पहला, क्योंकि मैंने कहा ना 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है, पारित कर देती, और नहीं किया तो खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का वो जो प्रस्ताव है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा।
दूसरा तरीका उसको खत्म करने का क्या होता है कि राष्ट्रपति खुद ही उद्घोषणा को अपने वापस कर दें कि भाई मैंने कहा था राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा हूँ और अब मैं उसे खत्म कर रहा हूँ। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका 1 माह में संसद ही पास ना करे, दूसरा तरीका राष्ट्रपति खुद ही वापस ले लें। तीसरा तरीका होता है दोस्तों कि लोकसभा के 1/10 सदस्य अगर प्रस्ताव रख दें राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का, है ना, तो भी इसे खत्म किया जा सकता है ना। फिर उसके लिए अधिवेशन बुलाना पड़ता है, विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, क्योंकि ये लोकसभा के 1/10 सदस्यों ने ये कहा है। तो देखिए जरा यहाँ पर भी लोकसभा की पावर दिखती है, शक्ति दिखती है। लोकसभा के अगर 1/10 सदस्य ये कह दें कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसको समाप्त किया जाए, तो राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाना पड़ता है। लेकिन मान लो भाई राष्ट्रीय आपातकाल जरूरी थोड़ी है कि उस समय लगे जब लोकसभा का सत्र चल रहा हो। सत्र चलने का मतलब है कि बैठक चल रही हो। मालूम है ना आपको 3 बार बैठक होती है, मैंने सब बताया हुआ है, आपको क्लियर किया हुआ है। तो मान लेते हैं कि भाई ऐसा समय आ गया कि लोकसभा की बैठक नहीं चल रही है। तो जब लोकसभा की बैठक नहीं चलेगी तब आपको ये जो है क्या कहते हैं, ये खत्म करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष पेश करना होगा। और अगर मान लो कि ये जो 1/10 सदस्य हैं लोकसभा के, अगर संसद चल रही है, लोकसभा की बैठक हो रही है, तब तो इन्हें लोकसभा की बैठक चलते हुए लोकसभा के स्पीकर के समक्ष उस प्रस्ताव को रखना होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? बैठक चल रही है तो लोकसभा के स्पीकर के सामने प्रस्ताव रखेंगे इमरजेंसी को खत्म करने का, और अगर बैठक नहीं चल रही है तो यही 1/10 सदस्य फिर राष्ट्रपति के समक्ष उसको प्रस्ताव को रखेंगे। तो ठीक है, ये मैंने क्यों क्लियर किया, क्योंकि कई किताबों में यही एक बात लिख दी है, किसी में लोकसभा स्पीकर बस लिखा हुआ है और किसी में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति लिखा हुआ है। आपको दोनों याद रखने दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा हो तो हो सकता है कि लोकसभा का सत्र चल रहा हो सकता है कि लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो। अगर चल रहा है तो लोकसभा के स्पीकर के समक्ष आप प्रस्ताव रखेंगे नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने का, और अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तब आप नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने का ये जो 1/10 सदस्य लोग हैं ये किसके सामने रखेंगे, इसे राष्ट्रपति के समक्ष रखेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना? और याद रखिए ये जो लोकसभा होता है ये मैंने आपसे कहा कि टेम्परेरी हाउस है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, कभी भी भंग हो सकता है, भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है ना। वो अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो फिर वो भंग हो जाती है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं पर बैठते हैं ना सरकार, तो सरकार तो हट सकती भी है, कोई समर्थन खींच ले अगर, है ना, तो इस तरह से वो हट सकती है। अब देखिए कई लोग ये पूछते हैं सर 5 साल से पहले खत्म हो सकती है या 5 साल के बाद खत्म होती है या पूरा 5 साल होता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई दिक्कत नहीं आई है, अविश्वास बीच में नहीं आया है ना, बढ़िया पार्टी बिल्कुल मजबूत है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी देखिए पूरी बिल्कुल टीम है ना बहुमत में है, तो बनी बात है ये पूरे 5-5 साल, और इसीलिए उनका एक टर्म पूरा हुआ है। अब देखिए अगला टर्म भी पूरा होगा, ये बात क्लियर हुई दोस्तों, है ना। इसको और भंग भी हो सकती है कि मान लीजिए उन्हीं के कई सारे एमपीज जो हैं वो हट जाएं पीछे, नहीं अब हम हट रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कहने पर 22 जो विधायक हैं वो हट गए थे, है ना, फिर उपचुनाव करवाने पड़ रहे हैं अब सभी पर। ये बात क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे बनी बनाई सरकार भी टूट सकती है अगर उनके एमपीज को ऐसे, है ना, ये हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, ऐसे खरीद फरोख्त अगर कर दी जाए तो इसीलिए ये बहुत ही टेम्परेरी हाउस होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है ना। तो ये हट सकता है, तो पहले भी टूट सकता है, बाद में कैसे, क्या ये 5 साल से आगे जा सकता है कभी? कई बार आप सोचते होंगे कि सरकार क्या 5 साल से ज़्यादा होती है, बिल्कुल होती दोस्तों। मान लो कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 लगी हो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा, तो राष्ट्रीय आपातकाल में सरकार को लंबे समय तक के लिए देश को संभालने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा इंदिरा गांधी जी 6 वर्ष तक, एक बार जब उनका दूसरा टर्म शुरू हुआ तो वो 6 वर्ष तक जो है लगातार प्रधानमंत्री रही, जबकि 5 साल होता है। क्यों नहीं? क्योंकि 1976 में आपातकाल लग गया था, फिर 1977 में उन्होंने जो है फिर से आम चुनाव करवाए थे, तो 6 साल वो रही भी थी पीएम। क्लियर हो गया ना, जबकि सरकार सिर्फ 5 साल रहती है। तो दोस्तों आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो अपना राज्यसभा के ऊपर होगा, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वो भी पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।